बाद 7 अप्रैल को दोपहर जैंगी अपने ग्रुप के साथ निकल पड़ा। स्पेस म्यूटेंट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप सफर करते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि क्या लेना है, सब कुछ ले चलो। जैंगी ने अपने हथियारों और सामान का ध्यान से जायजा लिया, ये चेक किया कि उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म पूरा है या नहीं और क्या उसका डैगर आसान जगह पर है। जो फायर आर्म्स म्यूटेंट स्पेस में है उनका सेफ्टी भी ऑन होना चाहिए ताकि उन्हें कभी भी निकाल कर इस्तेमाल किया जा सके। सब कुछ तैयार था और 6 लोग और एक बिल्ली शेल्टर से निकल गए। यांग शिनशिन और बाकी लोगों से अलविदा कहने के बाद वो जियाओयान सबवे स्टेशन की तरफ चलते हैं। जियाओयान सबवे स्टेशन शेल्टर से सिर्फ 30 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दूर है और वहाँ पहुँचने में 1 घंटा भी नहीं लगता। जब जैंगी और बाकी लोग वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि 2 फोर्सेस जिसमें शिंगटियान भी शामिल था यहाँ पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैंगी ने बार बार कहा था कि ज्यादा लोग नहीं लाना चाहिए, लेकिन हर फोर्स ने 10 से कम लोग नहीं लाए। सब फुल्ली आर्म्ड इलाइट वॉरियर्स या म्यूटेंट्स थे। जैंगी गाड़ी से उतर गया और शिंगटियान और बाकी लोग दूर से उसे देखकर जल्दी से आकर मिलने लगे। जैंगी, तुम आ गए। जैंगी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और कहा, अगर हर फोर्स ज्यादा लोग भेजते हैं तो क्या ये लोगों की गिनती हजारों तक नहीं पहुंच जाएगी? जियाओ होंगलियान ने कहा, हाँ, हम थोड़ा डर रहे हैं, ज्यादा लोग लाना बेहतर है, ये ज्यादा सुरक्षित है। जैंगी ने जियाओ होंगलियान की चिंता समझी। हेवनली सी सिटी दुनिया के एंड के बाद से लगातार जंग में है और जो कुछ लोग बचे हैं उनमें से भी काफी मर चुके हैं। अब एक अजीब जगह पर जाकर इतने सारे बड़े और छोटे फोर्सेस से मिलना, इससे महसूस करना है कि सुरक्षा नहीं है, इसीलिए ये जरूरी है। वो संभल कर बात करते हुए बोला, कोई बात नहीं। जैंगी के लीड में लोग जियाओ में सबवे स्टेशन की तरफ बढ़े और देखा कि जैंगी अपने स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए स्नोमोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तब जियाओ होंगलियान पहले आकर मुस्कुराते हुए बोली, जैंगी, तुम हमें कार संभालने में मदद क्यों नहीं करते? वरना अगर ये यहाँ लंबे समय तक रही तो ये आसानी से खराब हो जाएगी। ये बात उनका जैंगी पर भरोसा दिखाती है क्योंकि उनकी स्नोमोबाइल भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है। जैंगी ने मुस्कुराते हुए नॉड किया, अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये छोटी सी मदद कर दूंगा। सबने एक साथ कहा, बिल्कुल, तुम भरोसे के लायक हो। जैंगी वहाँ गया और सिर्फ एक हाथ हिलाकर उन सभी के स्नोमोबाइल को अपने स्पेस में डाल दिया। जियाओ होंगलियान और बाकी लोगों ने ये देखा तो उनकी आंखें जलती रह गई। स्पेस से जुड़ी एबिलिटीज वाकई में बहुत प्रैक्टिकल है। ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों है और ऑक्सिलरी फंक्शंस में भी परफेक्ट है। जब सब जियाओमियन सबवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पहले से ही भारी बर्फ गिर चुकी थी। फैटी शू आगे बढ़ा और जमीन पर बर्फ को हटाने लगा। उसने अपना हाथ खोला और 5 उंगलियां जमीन की तरफ की। जैसे ही उसकी स्नो ब्लोइंग एबिलिटी एक्टिवेट हुई, जमीन पर की मोटी बर्फ रुई की तरह उड़ गई। जल्द ही सबवे स्टेशन का एंट्रेंस, जो 10 मीटर से ज्यादा गहरा था, दिखने लगा। जैंगी और बाकी लोग अंदर गए और देखा कि ये सबवे प्लेटफॉर्म दूसरी जगहों से अलग है। जब आप इसे छूते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि इसकी दीवारें ज्यादा चौड़ी और मोटी है और जो मटेरियल्स इस्तेमाल हुआ है वो भी हाई ग्रेड कंक्रीट है। ये मटेरियल सवेयर इम्पैक्ट को भी सह सकती है क्योंकि ये एक मिलिट्री रेलवे लाइन है और इसका कंस्ट्रक्शन लेवल सिविलियन यूज से अलग है। अंकल यू ने लाइट्स ऑन की, जो नीचे का एरिया दिन की तरह रोशन कर देता है। सबने प्लेटफॉर्म की तरफ रास्ता पकड़ा। नीचे ठंडी और सूखी हवा थी और अंधेरा था। ये विश्वास करना मुश्किल था कि यहाँ कोई ट्रेन गुजरेगी। सबने समय से नहीं आने की हिम्मत नहीं की तो 2:30 बजे तक 1 घंटा बचा था। सबने थोड़ी देर बातें की और रिवर साउथ डोमेन हेडक्वार्टर्स के बारे में अपने विचार साझा किए। शिंगटियान और जियाओ होंगलियान सिर्फ गपशप कर रहे थे और उन्हें रिवर साउथ डोमेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये भी नहीं पता था कि जैंगी ने एक्चुअली बेली चैंकिंग से उपयोगी जानकारी हासिल की है। जियाओ होंगलियान ने कहा, मेरे एक दोस्त है जो ब्लिजर्ड सिटी डिफेंस फोर्स में कंपनी कमांडर है। मैंने उनसे इस बार की स्थिति के बारे में पूछा था और उन्हें इसके बारे में कुछ पता है। इस बार कमांडर जू जंग ने रिवर साउथ एरिया के सबसे बड़ी और छोटे फोर्सेस को बुलाकर भविष्य के लिए योजना बनाई है। दुनिया के अंत के बाद पहले आधे साल में सब जगह से कुछ स्केल के फोर्सेस बना लिए हैं और अब ये पहले जैसा केओटिक नहीं है। हेडक्वार्टर्स को ये उम्मीद है कि इन फोर्सेस को एक साथ लाया जा सकता है। दूसरा, फोर्सेस को इंटीग्रेट करने का मकसद ये भी है कि विदेशी आक्रमण या म्यूटेटेड क्रिएचर से होने वाले हंगामे से बचना है।
जैंगी ने जिया होंगलियान की तरफ देखा और क्यूरियोसिटी से पूछा, अगर म्यूटेटेड क्रिएचर्स हंगामा कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन विदेशी आक्रमण का क्या? अब ब्लू स्टार को देखो, कौन सा देश आइस एज में जीने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा? उनके पास अपने आप को बचाने की समस्या है और उनके पास हमें परेशान करने का समय है। जब दोनों बात कर रहे थे तो बाकी लोग भी सुनने के लिए अपने कान खड़े कर देते हैं। जिया होंगलियान ने गहरी मुस्कुराहट दी और बोला, बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं होगा, लेकिन बॉर्डर एरियाज में छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट्स कभी नहीं रुकती है। समस्या का मुख्य बिंदु चाइना की भौगोलिक स्थल है। जैसे कि सबको पता है, हमारे बॉर्डर के किनारे बहुत से बड़े और छोटे देश हैं और हमारा चाइना एक विशाल क्षेत्र है। हालांकि हमारी हाई लेवल मिलिट्री फोर्स अब भी मजबूत है, लेकिन मिलिट्री शक्ति पहली जैसी नहीं रही। इसीलिए हम अपने इर्द गिर्द के छोटे मोटे आक्रमण से निपटने में व्यस्त हैं। इस समय जिया होंगलियान ने कहा, ये स्थिति सिर्फ हमारे चाइना तक सीमित नहीं है। वास्तव में ये स्थिति दुनिया भर में प्रयास हो रही है। यहाँ तक कि कुछ छोटे देश भी विनाशित हो गए हैं। जैंगी ने ये सुनकर थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस किया। उसने अपने टेम्पल को रब करते हुए हल्का सा कहा, यहाँ बहुत सारे स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रैट्स और एंड्स हैं और इन्हें मारना वाकई में मुश्किल है। लेकिन देश की बातें मीट ईटर्स के लिए होती हैं और हमें इनके बारे में फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैसले उन रीजनल लीडर्स द्वारा लिए जाते हैं और वो इन मामलों को संभालने में हमसे ज्यादा अनुभवी है। हम सिर्फ एक पॉन की तरह काम कर सकते हैं और अपनी तरफ से सबसे बेहतर कोशिश कर सकते हैं। जैंगी का जीने का सिद्धांत है कि जब वो अमीर होता है तो दुनिया की मदद करे और जब वो गरीब होता है तो अपने आप का ख्याल रखे। सबसे पहले उसे अपने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा की गारंटी देनी होती है, लेकिन पैट्रियोटिज्म के लेवल पर अगर उसे कदम उठाना पड़ता है तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जब सब बातें कर रहे थे तब फ्लावर, जो जैंगी के कंधे पर बैठी थी, अचानक सीधा बैठ गई। उसकी आंखें जैसे लोहे के घंटों की तरह खुली। सबवे टनल के अंत में घूरती हुई उसने मियाओ किया। उसने जैंगी के टैक्टिकल हेलमेट को अपनी सफेद क्लॉथ से खरोचा, इस संकेत से कि आगे कुछ मूवमेंट हो रही है। जैंगी ने जल्दी से अपना सर मोड़कर टनल के अंत में देखा। थोड़ी देर बाद अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी और एक ट्रेन की आवाज उन सबके कानों तक पहुंचा। एक ट्रेन आ रही है, जैंगी ने गहरी आवाज में कहा। सबने उधर देखा, थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस महसूस करते हुए। ऐसे अनजानी चीजों के लिए सबका ये रिएक्शन होता है। जल्दी ही सबवे की रोशनी अंधेरे टनल को पार करती हुई सब पर चमक गई। ये एक मिलिट्री ग्रीन स्पेशल ट्रेन थी जो जैसे एक लंबी ड्रैगन की तरह अंडरग्राउंड दौड़ रही थी और जल्द ही ये सबके सामने प्लेटफॉर्म पर आ गई। ये बहुत तेज थी, एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह। युद्ध में स्पीड बहुत मायने रखती है और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक मिलिट्री स्पेशल ट्रेन इतनी तेज है। एक फीमेल कंडक्टर एंट्रेंस पर खड़ी थी। उसकी स्किन जैसे बर्फ की तरह सफेद थी। उसकी मुस्कुराहट चमकदार थी, लेकिन उसमें भयानक कोल्डनेस थी। वो एक जीवित व्यक्ति की तरह लग रही थी। कैरन ने उसे देखा और कहा, ये एक रोबोट है। जैंगी को अचानक समझ आया कि इसीलिए उसे इतनी उदासी महसूस हो रही थी। ये शायद अनकैनी वैली इफेक्ट था। फीमेल कंडक्टर ने सबको झुककर बोला, सभी कृपया ब्लिजर्ड ट्रेन नंबर 13 पर चढ़ जाएं। जैंगी पहले शांत चेहरे के साथ उठा। जब ट्रेन पर चढ़ गए, सबने देखा कि ये जगह वाकई में एक आम सबवे से अलग थी। सीट से लेके फ्लोर और इंटीरियर सब कुछ सिविलियन सबवे से बिल्कुल अलग था। जैंगी बातचीत करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसीलिए उसने बीच में एक सीट चुनी और बैठ गया। जो कीर और लू कैरन जल्दी से उसके आसपास बैठ गए। ये कैरेज काफी स्पेशियस था और सबको सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी जैंगी और दूसरों के पास बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, या फिर तीन बड़े शक्तियों के लीडर्स के पास। शुरू में जोकीर और लू कैरन के चेहरे टेंस थे, लेकिन बाद में इतने बोर हो गए कि उन्होंने जैंगी के कंधे पर झुककर सो जाना बेहतर समझा। लेकिन जैंगी नहीं सोया। जब उसने सोचा कि वो लेजेंडरी ब्लिजर्ड सिटी जल्द ही पहुंचने वाले हैं, तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ट्रेन अंधेरे में 1 घंटे से ज्यादा चली, फिर अचानक बीच में रुक गई। लेकिन जब दरवाजा खुला तो जैंगी और उसके साथियों ने देखा कि लोग एक और कैरेज में रश कर रहे हैं। वो लोग जैंगी और उसके साथियों से बिल्कुल अलग कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनका भी खास कपड़ा था जो एडवांस्ड कोल्ड प्रूफ कैपेबिलिटीज रखता था। सबवे की रोशनी बहुत धीमी थी। जैंगी उनका चेहरा साफ नहीं देख पाया, लेकिन उसने हवा में एक खौफनाक ऑरा महसूस किया।
ये लोग दूसरे शहर के डूम्सडे रूलर्स थे और ये भी उनके खून और लाशों की समुद्र से निकलकर आए थे। वाकई में इस बार ब्लिजर्ड सिटी जाने वाले सभी लोग रूथलेस लोग थे। जैंगी बस चिंता करने लगा, लेकिन जब उन्होंने सुना जैंगी कह रहा है तो शिंग तियान, जियाओ होंगलियान और दूसरे उसकी तरफ अजीब आंखों से देखने लगे। रूथलेस लोग? क्या तुम उनकी बात कर रहे हो? अगर वो रूथलेस है तो तुम सेटन हो। जैंगी ने बार बार उन्हें याद दिलाया कि वो उसके बारे में बाहर कोई भी जानकारी ना दे, खास तौर पर उसकी ताकत के बारे में। लेकिन हेवनली सी सिटी में सबको पता था कि युआन कोंगी, जो पहले एपिसलोन रेल्म के करीब आ चुकी थी, उसे जैंगी ने मार दिया। और अब जैंगी, जिसने युआन कोंगी के एसेंस को एब्जॉर्ब किया है, इतना खतरनाक बन गया है कि सोचना भी मुश्किल है। दरअसल जैंगी अक्सर भूल जाता है कि वो कितना पावरफुल है। उसे महसूस होता है कि वो बस एक आम इंसान है और वो अक्सर अपने आप को याद दिलाता है। सिर्फ इस तरह से वो घमंड और कॉम्प्लेसेंसी से दूर रहेगा और गलतियां नहीं करेगा, जैसे युआन कोंगी ने की। जैंगी ने अपने हाथों को बांध लिया और बाहर सब चुपचाप देखते रहा। जल्द ही ट्रेन फिर से चलने लगी। ये नजारा और 9 बार चला। जैंगी को नहीं पता था कि वो ट्रेन के किस बैच के पैसेंजर्स हैं, लेकिन ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए कि वो बहुत देर हो चुके हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रिवर साउथ डोमेन में कितनी सिटीज में बड़े स्केल पर म्यूटेंट फोर्सेस हैं, क्योंकि छोटे स्केल के फोर्सेस को रिवर साउथ डोमेन द्वारा खुद बुलाने की जरूरत नहीं होती। लंबी यात्रा के बाद ट्रेन आखिरकार एक चमकदार प्लेटफॉर्म पर रुक गई। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, जैंगी और उसकी टीम ने समझा कि यही जिंगलिंग है, क्योंकि सिर्फ ब्लिजर्ड सिटी जिंगलिंग में ही सबवे ट्रैफिक का नॉर्मल ऑपरेशन अभी भी बना हुआ है। वहाँ रोशनी थी। फीमेल कंडक्टर ने कहा, सभी का टर्मिनल स्टेशन ब्लिजर्ड सिटी पर स्वागत है। कृपया अपने सामान को पैक करें और जल्दी से गाड़ी से उतर जाएं। जैंगी ने धीरे से खुद को संभालते हुए कहा, चलो चलते हैं। दूसरों की आंखें थोड़ी नर्वस थी। वो इनवॉलंटरीली खड़े हो गए और जैंगी का रास्ता देखते रहे। जो कीर और लू कैरन और भी ज्यादा कॉशियस थे और जैंगी के पास से एक पल के लिए भी नहीं गए। जब जैंगी सबवे से बाहर निकला तो उसने देखा कि 10 से ज्यादा कैरेजेस के दरवाजे खुले हुए हैं और वहाँ पहरेदारों के ग्रुप्स हैं जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं और अच्छी तरह से हथियारबंद है। सब लोग किसी प्राचीन हेवी आर्मर्ड वॉरियर की तरह लगे जो भारी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में लपेटे हुए हैं। लोग शोल्डर टू शोल्डर खड़े थे, एक दूसरे को डर भरी और ठंडी आंखों से देख रहे थे। इन लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो विशेष कपड़े पहने हुए थे और कुछ तो पतले कपड़े भी पहने हुए थे। वहाँ कुछ जायंट्स भी थे जो 4 या 5 मीटर लंबे थे और उन्हें क्राउच करके बाहर आना पड़ रहा था। वहाँ हर तरह के लोग थे, जिसने पूरे सबवे प्लेटफॉर्म को एक इंटरनेशनल एक्सपोजिशन की तरह बना दिया था। एक गंभीर और अजीब माहौल ने जगह को भर दिया और जो कीर और लू कैरन के चेहरे पीले हो गए थे और वो वहाँ की मर्डरस ऑरा को सह नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये वॉरियर्स जानबूझकर दूसरों को इंटिमिडेट करने के लिए मर्डरस ऑरा छोड़ रहे थे, क्योंकि मर्डरस ऑरा खुद एक ऐसी ब्रेथ है जो शायद किलिंग के बाद शरीर पर नेचुरली आ जाती है। नाक इसे महसूस नहीं कर सकती और न आंखें देख सकती है, लेकिन शरीर का इंस्टिंक्ट इसे महसूस कर सकता है। तभी जैंगी ने अचानक कुछ दुश्मना नजारे महसूस की जो साइड से उन्हें देख रही थी। जब उसने देखा तो उसने देखा कि नेक्स्ट कैरेज की टीम्स उन्हें बिना किसी झिझक के घूर रही थी। न सिर्फ जैंगी बल्कि दूसरों ने भी इस ग्रुप की दुश्मना सोच को महसूस किया। जियाओ होंगलियान ने भावुक होकर जैंगी को याद दिलाया, वो डे सिटी से है। क्या तुम उस बाल्ड आदमी को देख रहे हो? उसका नाम सू जन मिन है और वो एक फ्लीट को कंट्रोल करता है। उसका मॉर्निंग ड्यू बेस के साथ समुद्र पर कुछ फ्रिक्शन हुआ था। जैंगी को डे सिटी से काफी परिचय था, क्योंकि ये हेवनली सी सिटी के साउथ वेस्ट साइड पर था और उसे अक्सर यहाँ आना पड़ता था। जैंगी ने शांति से कहा, अभी उन पर ध्यान मत दो, पहले यहाँ के काम संभालो। ये ब्लिजर्ड सिटी है, यहाँ कोई भी बेकार नहीं कर सकता और अगर ये लोग वाकई में जान की परवाह नहीं करते तो जैंगी इनसे नहीं डर रहा। जैंगी की बातें सुनकर कई शक्तियों के लोगों को थोड़ा आराम मिला। अब हेवनली सी सिटी की स्टेबिलिटी जैंगी और उसकी टीम पर निर्भर करती है। डे सिटी के म्यूटेंट फोर्सेस ने देखा कि जैंगी और दूसरे कोई रिएक्ट नहीं कर रहे तो उन्होंने इसे डरपोक होने का संकेत समझा।